हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूही ख़ान और मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सोहराब अंसारी की लिखी कहानी OMG आई एम डेड। रात के 11:30 बज रहे थे। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे के साइड में ही लाइट की स्विच थी। लाइट ऑन होती है। छाया, जो अभी अभी अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करके आई थी, वो काफ़ी थकी हुई थी। वो आते ही सैंडल उतारती है और बेड पर धम से लेट जाती है और 5 मिनट बाद वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपना पर्स साइड में एक टेबल पर रखती है। फिर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है और फ्रिज से पानी का एक बॉटल निकालती है। वो पानी पीती है और उसके बाद वो वापस अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। वो बेड पर लेटे लेटे अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती है। शायद वो टाइम देख रही थी, जो 12:15 AM का टाइम दिख रहा था। वो फ़ोन को साइड में रखती है। उसके बाद वो लाइट ऑफ करके सो जाती है। 1 घंटे बाद पूरा कमरा फ़ोन की रिंग से गूंज उठता है। रात के इस पहर छाया को कौन कॉल कर रहा था? फ़ोन की रिंग से छाया की आँख खुल जाती है। वो फ़ोन रिसीव करती है। ओ राहुल, ये भी कोई टाइम है फ़ोन करने का? आई एम सो टायर्ड यार। फ़ोन की दूसरी तरफ छाया का बॉयफ्रेंड राहुल था। डार्लिंग, मैंने बोला था घर पहुंचकर एक बार कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। यार, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, राहुल ने छाया से कहा। छाया बिस्तर से उठती है और कान में फ़ोन लगाकर ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी की तरफ जाती है। अभी वो सीढ़ियों पर ही थी कि अचानक से कुछ देखकर चौंक जाती है। क्या देखा था छाया ने? दूसरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, पर दरवाजे के नीचे से लाइट बाहर आती हुई दिख रही थी। बेडरूम में लाइट बंद थी, इसलिए अंधेरा होने के कारण दूसरे कमरे के दरवाजे से नीचे से आती हुई लाइट साफ दिख रही थी। पर मैं तो पिछले 2 दिन से उस कमरे में गई नहीं, फिर लाइट कैसे ऑन हो गई? शायद स्विच खराब हो गया होगा, या अपने आप ही लाइट ऑन हो गई होगी, या मैं ही लाइट ऑन करके भूल गई होंगी। मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। सिर्फ लाइट ही तो है, अभी बंद कर देती हूँ। छाया दरवाजे की तरफ बढ़ती है और आगे जो होने वाला था छाया उससे बिल्कुल अनजान थी। छाया दरवाज़ा खोलती है और कमरे में वो जो देखती है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य था। कमरे में जलने वाली लाइट मोमबत्तियों की थी। पूरा कमरा ही मोमबत्तियों से भरा था। चारों तरफ कमरे में ढेर सारी मोमबत्तियाँ जल रही थीं और कमरे के बीचों बीच में एक सर्कल बना हुआ था और उस सर्कल के बीचों बीच एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं। छाया ये नज़ारा देखते ही कमरे से भागने के लिए अपने कदम उठाना चाहती है, पर ये क्या, उसके कदम तो उठ ही नहीं रहे थे। उसके कदम तो मानो ज़मीन में चिपक गए हों और ज़मीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया हो। छाया बुरी तरह से डर जाती है। आखिर कौन थी वो सफ़ेद साड़ी में वो औरत? आखिर कौन थी वो औरत सफ़ेद साड़ी में? कौन हो तुम? और तुम मेरे घर में इस कमरे में क्या कर रही हो? छाया बहुत ही हिम्मत करके उस आकृति से पूछती है। वो सफ़ेद साड़ी वाली आकृति अपना सर उठाती है और छाया की तरफ देखती है। सफ़ेद साड़ी वाली आकृति, जिसके लंबे खुले बाल, माथे पर लाल टीका, चेहरे पर गुस्सा इस कद्र के जैसे अभी वो छाया पर झपट पड़ेगी। छाया उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर एकदम से डर जाती है। तुम्हारा घर? ये मेरा घर है, वो आकृति बहुत ही कड़कदार आवाज़ में छाया से कहती है। छाया उसकी कड़कदार आवाज़ सुनकर डर जाती है। तुम्हारा घर? पर मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ और आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, बहुत हिम्मत करके छाया एक बार फिर उस आकृति से कहती है। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत अपनी जगह से उठती है और छाया की तरफ बढ़ती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। छाया के कदम अब भी ज़मीन में जमे हुए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ रखा हो। छाया, तुम यहाँ 5 साल से रह रही थी, ये सच है, पर पिछले 3 मंथ से मैं यहाँ रह रही हूँ, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत छाया से कहती है। देखो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा है। तुम हो कौन? छाया एक बार फिर उससे पूछती है। मैं काव्या हूँ। 3 मंथ पहले ही मैंने ये फ्लैट ख़रीदा था और तब से ही मैं यहाँ रह रही हूँ, पर तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, काव्या बहुत गुस्से में छाया से कहती है। तुमने
3 मंथ पहले ये फ्लैट बाय किया है? पर किससे? मैंने तो ये फ्लैट किसी को नहीं बेचा। या तो तुम कोई फ्रॉड हो या कोई भटकती हुई आत्मा हो जो मुझे मेरे ही फ्लैट से निकालना चाहती है। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या किया है तुमने मेरे साथ? तुम ज़रूर कोई भटकती हुई आत्मा हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छाया डर के मारे हकलाते हुए काव्या से कहती है और काव्या उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। छाया, मरी हुई मैं नहीं, तुम हो। तुम समझती क्यों नहीं? काव्या ने एक ऐसी अजीब बात कही थी छाया से। अच्छा, भूत जैसी तुम दिख रही हो और मरी हुई मैं हूँ। वाह, अब भूत भी स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे हैं। देखो, अगर तुम भटक रही हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए शांति पूजा करवाऊंगी जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। छाया ये कहते कहते रोने लग जाती है। काव्या उसकी बात सुनती है, फिर इस बार ज़ोर से कड़कदार आवाज़ में बोलती है। छाया, तुम 6 महीने पहले मर चुकी हो। तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? ये बात एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने ज़िंदा खड़ी हूँ, सही सलामत। इस बार छाया गुस्से में काव्या से कहती है। छाया, अब जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनना और मेरी बात पूरी हुए बिना बीच में मत टोकना। आज से 3 महीने पहले मैंने ये 2 BHK फ्लैट ख़रीदा था। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। तीसरे दिन थर्सडे की शाम में ऑफिस से काफ़ी थकी हुई हालत में घर आई थी और डिनर करके सो गई। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा। तुम दरवाज़ा खोलती हो, बिस्तर पर आकर लेट जाती हो। 5 मिनट बाद तुम बाथरूम जाती हो और फ्रेश होकर बाहर आती हो। फिर फ्रिज से पानी का एक बॉटल निकालती हो, पानी पीती हो और फिर मेरे बगल में आकर सो जाती हो। इस दौरान मैंने तुम्हें कमरे में आते ही टोका कि तुम कौन हो और दरवाज़ा कैसे खोल लिया, पर तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। पहले तो मुझे लगा कि तुम इसी अपार्टमेंट में किसी फ्लैट में रहती हो और गलती से मेरे कमरे में आ गई हो और ड्रंक होने की वजह से नशे में शायद मेरी आवाज़ नहीं सुन रही हो। फिर जब मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छू भी नहीं पाई। मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि ये सब हो क्या रहा है। मैं डर से अपने बेड पर ही जड़ होकर रह गई। फिर तुम मेरे बगल में ही सो गई और ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारा फ़ोन बजता है और तुम फ़ोन रिसीव करती हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल ने तुम्हें फ़ोन किया था। उसका नाम मैंने तुम्हारे ही मुंह से सुना था। फिर तुम उससे बात करते करते शायद ताज़ी हवा खाने के लिए सीढ़ियों से बालकनी की तरफ गई थी, क्योंकि 6 महीने पहले जून में गर्मी का मौसम था। तुम बालकनी में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो तुम शायद तब भी नींद में ही थी, क्योंकि तुम थकी हुई थी और सोए हुए तुम्हें सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। यही वजह रही होगी कि अचानक तुम लड़खड़ाई और तुम्हारा पैर फिसला और तुम नीचे गिर गई और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई। ये सब मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर से मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी और मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मुझे होश आया। मुझे लगा शायद कोई डरावना सपना था, क्योंकि नीचे कोई लाश नहीं थी। पर 1 हफ्ते बाद थर्सडे को ये सेम इंसिडेंट फिर से दोहराया। इस बार मुझे पता था कि ये सपना नहीं, हकीकत है। मैं बहुत डर गई थी, पर ये सब बहुत ही अजीब था। ये हर हफ्ते थर्सडे को ही रिपीट होता था। तुम मुझे दिखती थी पर मैं तुम्हें नहीं दिखती थी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पहले छाया नाम की लड़की रहती थी, जिसकी मौत बालकनी से गिरने से हुई थी। फिर जब भी थर्सडे आता, मैं उस रात बाहर किसी होटल में रूम लेकर रात भर स्टे करती। आखिर मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती। फिर मैं एक बाबा के पास गई, जिसने मुझे बताया कि तुम एक चक्र में फंस गई हो, क्योंकि तुमने अपनी मौत को अभी तक स्वीकारा नहीं है। उन्होंने मुझे इस तंत्र साधना के बारे में बताया, जिसके ज़रिए आज तुम मुझे देख और सुन पा रही हो। इतने दिनों से सिर्फ मैं ही तुम्हें देख और सुन रही थी। काव्या अपनी बात ख़त्म करती है। मुझे तो लगता है कि तुम किसी पागल खाने से उठकर आई हो। तुम्हारी बात बस एक कोरी गप है। मैं अभी के अभी ये साबित कर दूंगी, छाया काव्या से कहती है। कैसे? काव्या छाया से पूछती है। तुमने बोला था ना कि 6 महीने पहले जब मैं मरी थी
तब गर्मी का मौसम यानी जून था। उसके हिसाब से अभी दिसंबर सर्दी का मौसम होना चाहिए था, पर अभी भी तो जून का ही महीना चल रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है। छाया अपना तर्क देती है। ये दिसंबर का ही महीना है छाया, ये देखो। काव्या अपना मोबाइल फ़ोन का कैलेंडर, डेट और टाइम दिखाते हुए बोलती है। अब चौंकने की बारी छाया की थी। छाया अपने फ़ोन में देखती है, जिसमें जून का मंथ और डेट दिख रहा था। मुझे पता है तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे अपने फ़ोन में तो जून का ही मंथ शो हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम उसी समय चक्र में फंस गई हो। तुम्हारे आसपास हर तरफ वही चीज़ें दिखेंगी जो 6 महीने पहले थीं, जबकि 6 महीने पहले वाली कोई भी चीज़ अब इस कमरे में नहीं है। पर उस समय चक्र में फंसे होने के कारण तुम्हें उसी रात की सारी चीज़ें दिखेंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल करती हूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छाया काव्या से कहती है। हाँ, कॉल करो राहुल को, वो तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा है। आज यहाँ आने से पहले मैं उससे हेल्प के लिए मिली थी, क्योंकि तुम मेरी नहीं तो उसकी बात तो ज़रूर मानोगी। पर तुम मेरे फ़ोन से कॉल करो। काव्या अपना फ़ोन छाया की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है। तुम्हारे फ़ोन से क्यों? अपने फ़ोन से क्यों नहीं? छाया आश्चर्यचकित होकर काव्या से पूछती है। वो इसलिए क्योंकि तुम और तुम्हारी सारी चीज़ें 6 महीने पहले के समय काल की हैं। तुम और तुम्हारी चीज़ें 6 महीने पहले के समय काल में ही चल रही हैं। तुम्हारे फ़ोन से कॉल तो लगेगा, राहुल फ़ोन भी उठाएगा, पर वो राहुल आज का राहुल नहीं, 6 महीने पहले का राहुल होगा। इसलिए तुम मेरे फ़ोन से कॉल करो, काव्या छाया से कहती है। छाया काव्या के फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड राहुल का नंबर डायल करने लगती है और बहुत ही उत्सुकता से राहुल के फ़ोन रिसीव करने का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव होता है और एक कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। छाया। वो कांपते हुए और हकलाते हुए बस इतना ही कहता है। अरे बुद्धू, हकला क्यों रहे हो? और ये नंबर मेरा तो नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही कॉल किया था? तुमने तो मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी और ना ही मैंने अभी हेलो कहा था। ये कहते हुए छाया रोने लगती है, क्योंकि सामने से राहुल फ़ोन रिसीव करते ही जब छाया का नाम लेता है तो अब छाया को रियलाइज़ होने लगता है कि शायद काव्या सही कह रही थी, क्योंकि काव्या ने कहा था कि राहुल तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है। बुद्धू, तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्या मैं मर चुकी हूँ? छाया अब भी रो रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से राहुल के रोने की आवाज़ आ रही थी। जो कहना है कह दो, शायद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। छाया राहुल से कहती है। छाया, मुझे माफ़ कर दो, काश मैंने उस रात तुम्हें फ़ोन ना किया होता। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। राहुल शायद अब भी खुद को उस रात के हादसे का जिम्मेदार समझ रहा था। नहीं राहुल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तो खुशी है, जब मैं मरी तब भी मेरे कानों में आखिरी पड़ने वाली आवाज़ तुम्हारी थी, और आज भी जब मैं हमेशा के लिए जाने वाली हूँ तो मेरे कानों में तुम्हारी ही आवाज़ है। अपना ख्याल रखना और देवदास ना बनना। किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। अलविदा राहुल। ये कहते हुए छाया फ़ोन काट देती है। काव्या, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से तुम भी बहुत ट्रॉमा से गुजरी हो और मेरी आत्मा की शांति के लिए तुमने इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू और सॉरी भी। छाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कहते हुए छाया कमरे से बाहर निकलती है। उसके पैर जो अब तक ज़मीन से जकड़े हुए थे अब आज़ाद हो चुके थे। काव्या उसके पीछे पीछे जाती है। छाया सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बालकनी तक जाती है। काव्या भी उसके साथ साथ बालकनी तक आई थी। छाया बालकनी से नीचे झांक कर देखती है और उसे अपनी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई दिखती है, जिसके आसपास खून बिखरा पड़ा था। उसे उसकी लाश दिखती है क्योंकि उस टाइम फ्रेम के मुताबिक छाया बालकनी से गिरकर मर चुकी थी। ये मंज़र अपने आप में बहुत ही डरावना था। जब छाया खुद की ही लाश देखती है तो उसके दिल में ज़िंदा होने की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। छाया अपनी लाश को देखती है और बस इतना ही कहती है, ओह माय गॉड, आई एम डेड। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।